हाय फ्रेंड्स, दृष्टि क्लासेस में सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम हिस्ट्री की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। टॉपिक का नाम है गुप्त राजवंश। इससे पहले के सभी टॉपिकों को हम यहाँ पर डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आपने हमारी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो कृपया करके देख लें, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस और हेल्पफुल हैं। और जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे या जिस प्रकार के क्वेश्चन हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं, उन सभी पर विस्तृत अध्ययन किया गया है। विस्तृत रूप से यहाँ पर चर्चा की गई है। आज हम यहाँ पर गुप्त राजवंश का जो टॉपिक है इसको डिस्कशन करेंगे और इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से इससे पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार से यह टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आइए देखते हैं गुप्त राजवंश। यह एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य जो लगभग 319 से लेकर 605 ईस्वी तक, कब से 319 से लेकर 605 ईस्वी तक अपने चरम पर मौजूद था और भारतीय उपमहाद्वीप में से अधिकांश को कवर किया था। गुप्त राजवंश प्राचीन भारत के प्रमुख वंशों में से एक था। गुप्ता साम्राज्य के बारे में दिया गया है यहाँ पर 275 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी तक। ये यहाँ पर गुप्ता पीरियड है, पूरा का पूरा आप देख सकते हैं अपने चरमोत्कर्ष के समय गुप्ता साम्राज्य। आपसे पूछा जा सकता है गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो ये थी पाटलिपुत्र। और भाषाएं कौन सी बोली जाती, संस्कृत और प्राकृत। गुप्त काल में संस्कृत और प्राकृत भाषाएं बोली जाती थी, आप देख सकते हैं। धार्मिक समूह क्या था वहाँ पर, जो धर्म को में निवास करने वाले लोग थे, हिंदू धर्म थे, बौद्धिस्ट और जैन धर्म के लोग वहाँ पर रहते थे। शासन जो था पूर्ण राजशाही था। महाराजा धीराज 240 से लेकर 280 ईस्वी तक श्रीगुप्त ने शासन किया और इसी को ही गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, श्रीगुप्त ने। 319 से लेकर 355 तक चंद्रगुप्त प्रथम ने शासन किया। 540 से लेकर 550 तक विष्णुगुप्त ने शासन किया। ऐतिहासिक युग की अगर बात करें तो प्राचीन भारत स्थापित हुआ था ये 275 ईस्वी में और अंत हुआ था इसका 455 ईस्वी में। एरिया की अगर बात करें तो 35 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका एरिया फैला हुआ था। पूर्ववर्ती और अनुगामी के बारे में देख लेते हैं। महामेघावाहन वंश बाद के गुप्त वंशज हैं। कण्व वंश जो है मौखरी वंश, कुषाण वंश मैत्रक राजवंश और भारसी वंश पुष्यभूति राजवंश। इंडोसीथियस साम्राज्य पाल राजवंश, बर्मन राजवंश, कलचुरिया राजवंश। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के जो क्षेत्र हैं उस समय गुप्त साम्राज्य का वहाँ तक विस्तार था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किन किन राज्यों में गुप्ता साम्राज्य का विस्तार था, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। आप मैप में देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर ये मैप दिया गया है, इसमें गुप्ता साम्राज्य के बारे में दिया गया है। 500 ईस्वी में दिया गया है। 500 ईस्वी में गुप्ता एम्पायर, गुप्ता साम्राज्य कहाँ तक था आप देख सकते हैं। दक्षिणी भारत में गुप्ता साम्राज्य नहीं है। जो गुप्ता साम्राज्य है वो सिर्फ मध्यकालीन मध्य भारत में ही है। इस काल की अजंता चित्रकला, आपसे पूछा जा सकता है कि अजंता की गुफाएं किसके समय में विकसित हुई, तो ये थी किसके समय में, गुप्त राजवंश में। मौर्य वंश के पतन के बाद दीर्घकाल में हर्ष तथा भारत में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं रही। कुषाण एवं सातवाहनों ने राजनीतिक एकता लाने का प्रयास तो किया है। मौर्योत्तर काल के उपरांत 3री शताब्दी ईस्वी में 3 राजवंशों का उदय हुआ, जिनमें मध्य भारत में नागशक्ति, दक्षिण में वाकाटक तथा पूर्व में गुप्त राजवंश प्रमुख थे। तो गुप्त राजवंश ने शासन कहाँ पर किया है, पूर्व में। और मौर्य वंश के पतन के पश्चात राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, गुप्त राजवंश को जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश के समाप्ति के बाद भारतीय एकता का श्रेय जो किस वंश को जाता है, ये जाता है आपका गुप्त वंश को। गुप्त साम्राज्य की नींव 3री-4थी शताब्दी के चौथे दशक में तथा उत्थान 4थी शताब्दी की शुरुआत में हुआ। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में था। आप कह सकते हैं कि आधुनिक उत्तर प्रदेश जो है, इनके फिलहाल का जो उत्तर प्रदेश का एरिया है और बिहार का जो एरिया है वो गुप्त राजवंश का था। गुप्त वंश की उत्पत्ति के बारे में भी देख लेते हैं, थोड़ा चर्चा कर लेंगे। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में हुआ।
प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। जिस प्राचीनतम गुप्त राजा के बारे में पता चला है वो श्रीगुप्त हैं। हालांकि प्रभावती गुप्त के पुनः ताम्रपत्र अभिलेख में इसे आदिराज कहकर संबोधित किया गया है। तो श्रीगुप्त का अन्य नाम क्या है? आदिराज। श्रीगुप्त ने अपना चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया, जिसका उल्लेख चीनी यात्री इति सिंह ने 500 वर्षों बाद सन 671 ईस्वी से सन 694 ईस्वी के बीच के पुराणों में ये कहा गया है कि आरंभिक गुप्त राजाओं का साम्राज्य गंगा, द्रोणी, प्रयाग, साकेत कहाँ पड़ता है? अयोध्या में, तथा मगध में फैला था। श्रीगुप्त के समय में महाराज की उपाधि सामंतों को प्रदान की गई थी, अतः श्रीगुप्त किसी के अधीन शासक था। श्रीगुप्त किसी के अधीन शासक था। प्रसिद्ध इतिहासकारों के पी जायसवाल के अनुसार श्रीगुप्त भारसियों के अधीन छोटे से राज्य प्रयाग का शासक था। चीनी यात्री इति सिंह के अनुसार मगध के मर्ग शिखावन में एक मंदिर का निर्माण करवाया था तथा मंदिर के व्यय में 25 गांवों को दान दिया गया था। घटोत्कच। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गद्दी पर बैठा। 280 से लेकर 320 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का शासक बना। इसने भी महाराज की उपाधि धारण की। प्रभावती गुप्ता के पुनः एवं रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है। इसका राज्य संभवतः मगध के आसपास ही सीमित था। चंद्रगुप्त प्रथम। सन 320 में चंद्रगुप्त प्रथम अपने पिता घटोत्कच के बाद राजा बना। चंद्रगुप्त गुप्त वंशावली में पहला स्वतंत्र शासक था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। बाद में लिच्छवी को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इसका शासनकाल 320 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक था। पुराणों तथा हरिसेन लिखित प्रयाग प्रशस्ति से चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य के विस्तार के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य विस्तार की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है प्रयाग प्रशस्ति। यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं प्रयाग प्रशस्ति। और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? आपसे ये भी पूछा सकता है, तो कौन है? हरिसेन। समर्थन पाने के लिए उनकी राजकुमारी देवी के साथ विवाह किया। स्मिथ के अनुसार इस विवाहिक संबंध के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त ने लिच्छवियों का राज्य प्राप्त कर लिया तथा मगध उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में आ गया। कुमार देव के साथ विवाह संबंध करके चंद्रगुप्त ने कुमार देवी के साथ विवाह संबंध करके चंद्रगुप्त ने वैशाली राज्य प्राप्त किया। चंद्रगुप्त ने जो सिक्के चलाए उसमें चंद्रगुप्त और कुमार देवी के चित्र अंकित हैं। लिच्छवियों के दूसरे राज्यों नेपाल के राज्य को उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने मिलाया, यानी कि नेपाल के राज्य को किसने मिलाया था? समुद्रगुप्त ने। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार अपने महान पूर्ववर्ती शासक बिंबिसार की भांति चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की। उसने विवाह की स्मृति में राजा रानी प्रकार के सिक्के का चलन करवाया। इस प्रकार स्पष्ट है कि लिच्छवियों के साथ संबंध स्थापित कर चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने साम्राज्य को राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ तथा आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बना दिया। राय चौधरी के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम ने कौशाम्बी तथा कौशल के महाराजाओं को जीतकर अपने राज्य में मिलाया तथा साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की। चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त की। नेक्स्ट शासक जो है वह है समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद अगला शासक कौन आता है? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद 335 ईस्वी में उसका तथा कुमार देवी का पुत्र समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठा। संपूर्ण भारतीय इतिहास में महान शासकों के रूप में वह नामित किया जाता है। इन्हें प्रकर्म कहा गया। समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। इस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त एक असाधारण सैनिक योग्यता वाला महान विजित सम्राट था। विंसेंट स्मिथ ने इन्हें नेपोलियन की उपाधि दी है। तो आपको पूछा जा सकता है कि नेपोलियन की उपाधि भारत के किस सम्राट को दी गई? तो ये दी गई थी आपकी समुद्रगुप्त को। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये रहा। इसमें उसके 12 विजयों का उल्लेख किया गया है।
समुद्रगुप्त एक अच्छा राजा होने के अतिरिक्त एक अच्छा कवि तथा संगीतज्ञ भी था। उसे कलामर्म भी माना जाता है, कलामर्मज्ञ भी माना जाता है। उसका देहांत 380 ईस्वी में हुआ, जिसके बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बना। यह उच्च कोटि का विद्वान तथा विद्या का संरक्षण करता था। उसे कविराज भी कहा जाता है। तो कविराज किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को कविराज के नाम से भी जाना जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। वह महान संगीतज्ञ था जिसे वीणा वादक का शौक था। उसने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु को अपना मंत्री नियुक्त किया। हरिसेन समुद्रगुप्त का मंत्री एवं दरबारी कवि था। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से, ये प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा रचित है? हरिसेन के द्वारा, आपसे पूछा जा सकता है। समुद्रगुप्त के राज्यारोहण विजय साम्राज्य विस्तार के संबंध में सटीक जानकारी मिलती है। काव्यालंकार सूत्र में समुद्रगुप्त का नाम चंद्र प्रकाश मिलता है। तो काव्यालंकार में समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? चंद्र प्रकाश के नाम से जाना जाता है। उसने उदार, दानशील, असहाय तथा अनाथों को अपना आश्रय दिया। वैदिक धर्म के अनुसार इन्हें धर्म व प्राचीर बंद यानी धर्म की प्राचीर कहा गया है। समुद्रगुप्त का साम्राज्य, समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत था। कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, सिंध तथा गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत इसमें सम्मिलित था। दक्षिणापथ के शासक तथा पश्चिमोत्तर भारत की विदेशी शक्तियाँ उसके अधीन तथा स्वीकार करती थी। समुद्रगुप्त के काल में सदियों के राजनीतिक विकेंद्रीकरण तथा विदेशी शक्तियों के आधिपत्य के बाद आर्यव्रत पुरानी नैतिक, बौद्धिक तथा भौतिक उन्नति की चोटी पर पहुंचा। नेक्स्ट जो शासक है वह रामगुप्त है। रामगुप्त के बाद, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासन बना, लेकिन इसके राजा बनने में विभिन्न विद्वानों में मतभेद हैं। विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर पता चलता है कि समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे। पहला रामगुप्त था, दूसरा चंद्रगुप्त था। रामगुप्त बड़ा होने के कारण पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा, लेकिन वह निर्बल एवं कायर था। वह शकों द्वारा पराजित हुआ और अत्यंत अपमानजनक संधि कर अपनी पत्नी दूरस्वामिनी को शकराज को भेंट में दे दिया था। लेकिन उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय बड़ा ही वीर व स्वाभिमानी व्यक्ति था। वह छेदम वेश में दूरस्वामिनी के वेश में शकराज के पास गया। फलतः रामगुप्त निंदनीय होता गया। तत्पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी, उसकी पत्नी से विवाह कर लिया और गुप्त वंश का शासक बन बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य की मुद्रा यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी में सिंहासन पर आसीन हुआ। वह समुद्रगुप्त की प्रधान महिषी दत्त देवी से हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय की माँ का क्या नाम था? तो आपसे भी पूछा जा सकता है, क्या नाम था? महिषी दत्त देवी। वह विक्रमादित्य के नाम से भी इतिहास में प्रसिद्ध है। उसने 375 से लेकर 415 ईस्वी तक 40 वर्षों तक शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर अपनी विजय हासिल की, जिसके बाद गुप्त साम्राज्य एक शक्तिशाली राज्य बन गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में क्षेत्रीय तथा सांस्कृतिक विस्तार हुआ। हालांकि चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देव, देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि है। उसने विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उपाधियां धारण की। उसने नागवंश, वाक्ताक और कदम्ब राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नाग के साथ विवाह किया, जिससे एक कन्या प्रभावती गुप्त पैदा हुई। वाकाटकों का सहयोग पाने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया। उसने ऐसा संभवतः इसलिए किया कि शकों पर आक्रमण करने से पहले दक्खन में उसको समर्थन हासिल हो गया। उसने प्रभावती गुप्त के सहयोग से गुजरात और काठियावाड़ की विजय प्राप्त की। वाकाटकों और गुप्तों की सम्मिलित शक्तियों से शकों का उन्मूलन किया। कदम्ब राजवंश का शासन कुंतल कर्नाटक में था। चंद्रगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कदम्ब वंश में हुआ। शक उस समय गुजरात तथा मालवा के प्रदेशों पर राज्य कर रहे थे। शकों पर विजय के बाद उसका साम्राज्य न केवल मजबूत बना, बल्कि उसका पश्चिमी समुद्री पत्तनों पर आधिपत्य भी स्थापित हुआ। इस विजय के पश्चात उज्जैन गुप्त साम्राज्य की राजधानी बन गया। विद्वानों को इसमें संदेह है कि चंद्रगुप्त द्वितीय तथा विक्रमादित्य एक ही थे।
उसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फैयान 399 से लेकर 414 ईस्वी तक भारत की यात्रा की। तो चीनी यात्री फैयान किसके समय में भारत आया था, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो किसके समय में आया था, विक्रमादित्य के समय में। उसने भारत का वर्णन सुखी और समृद्ध देश के रूप में किया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को स्वर्णिम युग भी कहा गया है। तो स्वर्णिम युग किसके शासनकाल को कहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा गया है। चंद्रगुप्त एक महान प्रतापी सम्राट था। उसने अपने साम्राज्य का और विस्तार किया। शक विजय, पश्चिम में शक क्षत्रप शक्तिशाली साम्राज्य था। ये गुप्त राजाओं को हमेशा परेशान करते थे। शक गुजरात के काठियावाड़ तथा पश्चिम मालवा पर राज्य करते थे। 389 ईस्वी से 412 ईस्वी के मध्य चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकों पर आक्रमण कर विजित किया गया। वाहिक विजय, महाशैली स्तंभ के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंधु के 5 मुखों को पार कर वाहिक पर विजय प्राप्त की। वाहिकों का समीकरण कुषाणों से किया गया है। पंजाब का वह भाग जो व्यास का निकटवर्ती भाग है। बंगाल विजय, महाशैली स्तंभ लेख के अनुसार यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने बंगाल के शासकों के संघों को परास्त किया। गण राज्यों पर विजय, पश्चिमोत्तर भारत के अनेक गणराज्यों द्वारा समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात अपनी स्वतंत्र घोषणा कर दी। एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसका साम्राज्य पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय की ताप घाटी से दक्षिण में नर्मदा नदी तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र और द्वितीय राजधानी उज्जैनी थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि द्वितीय राजधानी क्या थी, उज्जैनी, और प्रथम राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल कला साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस राजा के काल को कला साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को। उसके दरबार में विद्वानों एवं कलाकारों को आश्रय प्राप्त था। उसके दरबार में 9 रत्न थे। पहला कालिदास। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कालिदास किसका दरबारी कवि था। तो किसका था, चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि था। दूसरा है धन्वंतरी, अक्षपणक, अमर सिंह, शंकु बेताल, भट्ट, घटकर्पण, वराहमिहिर। वराहमिहिर किसका दरबारी कवि था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, चंद्रगुप्त द्वितीय का। वरुरुचि, आर्यभट्ट, विशाखदत्त, शूद्रक, ब्राह्मण, ब्रह्मगुप्त, विष्णु शर्मा और भास्कराचार्य उल्लेखन है। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मचारिणी सिद्धांत प्रतिपादित किया। ब्रह्मचारिणी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, ब्रह्मगुप्त ने, जिसे बाद में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नाम से प्रतिपादित किया। बाद में न्यूटन ने इसको क्या किया, गुरुत्वाकर्षण के नाम से भी प्रतिपादित किया। कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद सन 415 ईस्वी में सत्ता पर आरूढ़ हुआ। अपने दादा समुद्रगुप्त की तरह उसने भी अश्वमेध यज्ञ के सिक्के जारी किए। कुमारगुप्त ने 40 वर्षों तक शासन किया। कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त द्वितीय 415 में उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम सिंहासन पर बैठा। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी धूरसेन से उत्पन्न सबसे बड़ा पुत्र था। तो उसकी माता का क्या नाम था, कुमारगुप्त की धूर देवी। जबकि गोविंदगुप्त उसका छोटा भाई था। यह कुमारगुप्त के बेसाड़ का राज्यपाल था। कुमारगुप्त प्रथम का शासन शांति और सुव्यवस्था का काल था। साम्राज्य की उन्नति के पराकाष्ठा पर था। इसने अपने साम्राज्य का अधिकांश संगठित और सुशोभित बनाए रखा। गुप्त सेना ने पुष्य मित्रों को बुरी तरह परास्त किया। कुमारगुप्त ने अपने विशाल साम्राज्य की पूरी तरह रक्षा की और उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक विस्तृत किया। कुमारगुप्त प्रथम के अभिलेखों या मुद्राओं से ज्ञात होता है कि उसने अनेक उपाधियां धारण की। उसने महेंद्र कुमार, श्री महेंद्र सिंह, महेंद्र दिव्य आदि उपाधि धारण की। मिलरक्त अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त के साम्राज्य में चतुर्दिक सुख एवं शांति का वातावरण विद्यमान था। कुमारगुप्त प्रथम स्वयं वैष्णव धर्म का अनुयायी था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कुमारगुप्त प्रथम किस धर्म का अनुयायी था, वैष्णव धर्म का, किंतु उसने धर्म सहिष्णुता की नीति का पालन किया। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही प्राप्त हुए हैं। उसने अधिकांश संख्या में मयूर आकृति की रजत मुद्राएं प्रचलित की।
उसी के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासन के काल में हुई? ये हुई थी कुमारगुप्त के काल में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं के बारे में विवरण देख लेते हैं। पहला है पुष्यमित्र से युद्ध। भीतरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल के अंतिम क्षण में शांति नहीं थी। इस काल में पुष्यमित्र ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया। इस युद्ध का संचालन कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने किया। उसने पुष्यमित्र को युद्ध में परास्त किया। दक्षिण विजय। कुछ इतिहास के विद्वानों के मतानुसार कुमारगुप्त ने भी समुद्रगुप्त के समान दक्षिणी भारत पर विजय अभियान चलाया, लेकिन सतारा जिले से प्राप्त अभिलेख से यह स्पष्ट नहीं होता है। अश्वमेध यज्ञ। सतारा जिले से प्राप्त 1394 मुद्राओं व लेकर पूर्व से 13 मुद्राओं के सहारे से अश्वमेध यज्ञ करने की पुष्टि होती है। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त। पुष्यमित्र के आक्रमण के समय ही कुमारगुप्त प्रथम की 455 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठा। उसने सर्वप्रथम पुष्यमित्र को पराजित किया और उस पर विजय प्राप्त की। हालांकि सैन्य अभियानों में वो पहले से ही शामिल रहता था। मदसौर शिलालेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त की प्रारंभिक कठिनाइयों का फायदा उठाते हुए वाकाटक शासक नरेंद्र सेन ने मालवा पर अधिकार कर लिया, परंतु स्कंदगुप्त ने वाकाटक शासक नरेंद्र सेन को पराजित कर दिया। स्कंदगुप्त ने 12 वर्षों तक शासन किया। स्कंदगुप्त ने कर्मादित्य आदि उपाधियां धारण की। कहोम अभिलेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपन कहा गया है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है किस अभिलेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपन कहा गया है? कहोम अभिलेख में। स्कंदगुप्त का शासन बड़ा उदार था, जिसमें प्रजा पूर्ण रूपेण सुखी और समृद्ध थी। स्कंदगुप्त एक अत्यंत लोकोपकारी शासक था, जिसे अपनी प्रजा के सुख दुख की निरंतर चिंता बनी रहती थी। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारी वर्षा के कारण सुदर्शन झील का बांध टूट गया। उसने 2 माह के भीतर अतुल धन का व्यय करके पत्थरों की जड़ाई द्वारा उस झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया। तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने कराया? यह भी आपसे पूछा जा सकता है। स्कंदगुप्त ने। उसके शासनकाल में संघर्षों की भरमार लगी रही। उसको सबसे अधिक परेशान मध्य एशियाई होणों लोगों ने किया। होण एक बहुत ही दुर्दांत कबीले थे। उनके साम्राज्य से पश्चिम में रोमन साम्राज्य को भी खतरा बना हुआ था। श्वेत होणों के नाम से पुकारा जाने वाली उनकी एक शाखाओं ने हिंदुकुश पर्वत को पार करके फारस तथा भारत की ओर रुख किया। उन्होंने पहले गांधार पर कब्जा किया और फिर गुप्त साम्राज्य को चुनौती दी, पर स्कंदगुप्त ने उन्हें करारी हार दी और उन्होंने अगले 50 वर्षों तक अपने को भारत से दूर रखा। स्कंदगुप्त ने मौर्य काल में बनी सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। तो सुदर्शन झील किसके काल में बनी थी? मौर्य काल में बनी थी। जब हमने आपको मौर्य युग पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। गोविंदगुप्त स्कंदगुप्त का छोटा चाचा था, जो मालवा के गवर्नर पद पर नियुक्त था। उसने स्कंदगुप्त के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। स्कंदगुप्त ने इस विद्रोह का दमन किया। स्कंदगुप्त राजवंश का आखिरी शक्तिशाली सम्राट था। 467 ईस्वी में इसका 467 ईस्वी में इसका निधन हो गया। इंडोनेशिया के जावा में स्थित बोरोबुदुर इस भवन की डिजाइन पर गुप्त स्थापत्य कला का प्रभाव देखा जा सकता है। पतन देख लेंगे। स्कंदगुप्त की मृत्यु 467 ईस्वी में हुई। हालांकि गुप्त वंश का अस्तित्व इसके 100 वर्षों तक भी बना रहा। यह धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। स्कंदगुप्त के बाद इस साम्राज्य में निम्नलिखित प्रमुख राजा हुए। पहला है पुरुगुप्त। यह कुमारगुप्त का पुत्र था और स्कंदगुप्त का सौतेला भाई। स्कंदगुप्त का कोई अपना पुत्र नहीं था। पुरुगुप्त बुढ़ापा अवस्था में राज सिंहासन पर बैठा था। फलतः यह सुचारू रूप में शासन को नहीं चला पाया और साम्राज्य का पतन हो गया। दूसरा है कुमारगुप्त द्वितीय। पुरुगुप्त का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त द्वितीय था। सारनाथ लेख में इसका 445 ईस्वी अंकित है। बुधगुप्त। कुमारगुप्त द्वितीय के बाद बुधगुप्त शासक बना, जो नालंदा से प्राप्त मोहर के अनुसार पुरुगुप्त का पुत्र था। उसकी माँ चंद्रा देवी थी। उसने 475 ईस्वी से लेकर 495 ईस्वी तक शासन किया। हेन सांग के अनुसार वह बौद्ध मत का अनुयायी था। उसने नालंदा बौद्ध महाविहार को काफ़ी धन दिया। नरसिंहगुप्त। मालादीप।
बुधगुप्त की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई नरसिंहगुप्त शासक बना। इस समय गुप्त साम्राज्य 3 भागों में क्रमशः मगध, मालवा तथा बंगाल में बंट गया। मगध में नरसिंहगुप्त, मालवा में भानुगुप्त, बिहार तथा बंगाल क्षेत्र में वेन्यगुप्त ने अपना अपना स्वतंत्रता स्थापित किया। नरसिंहगुप्त तीनों में सबसे अधिक शक्तिशाली राजा था। होणों का कुरु एवं अत्याचारी आक्रमण महिर कुल को पराजित कर दिया। नालंदा मुद्रा लेख में नरसिंहगुप्त को परम भागवत कहा गया है। कुमारगुप्त तृतीय, नरसिंहगुप्त के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त तृतीय मगध के सिंहासन पर बैठा। वह 24वां शासक बना। कुमारगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है दामोदर गुप्त। कुमारगुप्त के निधन के बाद उसका पुत्र दामोदर गुप्त राजा बना। ईशान वर्मा का पुत्र सर्ववर्मा उसका प्रमुख प्रतिद्वंदी मौखरिक शासक था। सर्ववर्मन ने अपने पिता की पराजय का बदला लेने हेतु युद्ध किया। इस युद्ध में दामोदर गुप्त की हार हुई। यह युद्ध 582 के आसपास हुआ। महासेन गुप्त, दामोदर गुप्त के बाद उसका पुत्र महासेन गुप्त शासक बना। उसने मौखरी नरेश अवंती वर्मा की अधीनता स्वीकार कर ली। महासेन ने असम नरेश सुस्ती वर्मन को महानदी ब्राह्मण नदी के तट पर पराजित किया। अफसगढ़ लेख के अनुसार महासेन गुप्त बहुत पराक्रमी था। नेक्स्ट राजा है देवगुप्त। महासेन गुप्त के बाद उसका पुत्र देवगुप्त मालवा का शासक बना। उसके 2 सौतेले भाई कुमारगुप्त और माधवगुप्त थे। देवगुप्त ने गौड़ शासक के सहयोग से कन्नौज के मौखिर राजा पर आक्रमण किया और ग्रह वर्मा की हत्या कर दी। प्रभाकर वर्धन के बड़े पुत्र राज्यवर्धन ने शीघ्र ही देवगुप्त पर आक्रमण करके उसे मार डाला। नेक्स्ट है माधवगुप्त। हर्षवर्धन के समय में माधवगुप्त मगध के सामंत के रूप में शासन करता था। वह हर्ष का घनिष्ठ मित्र और विश्वास पात्र था। हर्ष जब शशांक को दंडित करने हेतु गया तो माधवगुप्त साथ गया था। उसने 650 ईस्वी तक शासन किया। हर्ष की मृत्यु के उपरांत उत्तर भारत में अराजकता फैली तो माधवगुप्त ने भी अपने को स्वतंत्र शासक घोषित किया। गुप्त साम्राज्य 550 ईस्वी में पतन हो गया और बुधगुप्त के उत्तराधिकारी अयोग्य निकले। होणों के आक्रमण का सामना नहीं कर सके। होणों ने सन 512 ईस्वी में तोरमान के नेतृत्व में फिर हमला किया और ग्वालियर तथा मालवा के एक बड़े क्षेत्र पर आधिपत्य कायम कर लिया। इसके बाद सन 606 में हर्ष का शासन आने के पहले तक अराजकता छाई रही। होण ज़्यादा समय तक शासन न कर सके। नेक्स्ट है उत्तर गुप्त राजवंश। यह उत्तर गुप्त राजवंश गुप्त वंश के पतन के बाद भारतीय राजनीति में विकेंद्रीकरण एवं अनिश्चितता का माहौल उत्पन्न हो गया। अनेक स्थानीय सामंत एवं शासकों ने साम्राज्य के विस्तार क्षेत्र में अलग अलग छोटे छोटे राजवंशों की स्थापना कर दी। इसमें एक था उत्तर गुप्त राजवंश। इस राजवंश ने करीब 2 शताब्दी तक शासन किया। इस वंश के लेखों में चक्रवर्ती गुप्त राजाओं का उल्लेख नहीं है। परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कर्षण गुप्त ने 510 से लेकर 521 इसकी स्थापना की। असफगढ़ लेख के अनुसार मगध उसका मूल स्थान था, जबकि विद्वानों ने उसका मूल स्थान मालवा कहा है। उसका उत्तराधिकारी हर्षगुप्त था। उत्तर गुप्त वंश के शासकों ने शासन किया। तीनों शासकों ने मौखरी वंश से मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रखा। कुमारगुप्त उत्तर गुप्त वंश का चौथा राजा था, जो जीवित गुप्त का पुत्र था। यह शासक अत्यंत शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसका प्रतिद्वंदी मौखरी नरेश ईशान वर्मा समान रूप से महत्वाकांक्षी शासक था। इस समय प्रयाग में पुण्यार्जन हेतु प्राणांत करने की प्रथा प्रचलित थी। गांगेय देव जैसे शासकों का अनुसरण करते हुए कुमारगुप्त ने प्रयाग जाकर स्वर्ण प्राप्ति की लालसा से अपने जीवन का त्याग कर दिया। कुमारगुप्त कालीन स्थापत्य। गुप्त काल में कला और विज्ञान में और साहित्य ने अत्यधिक समृद्धि प्राप्त की। इस काल के साथ ही भारत ने मंदिर वास्तुकला एवं मूर्तिकला के उत्कृष्ट काल में प्रवेश किया। शताब्दियों के प्रयास से कला की तकनीकी को संपूर्णता मिली। गुप्त काल के पूर्व मंदिर अस्थायी सामग्रियों से नहीं बने थे। ईंट एवं पत्थर जैसी अस्थायी सामग्रियों पर मंदिर का निर्माण इसी काल की घटना है। इस काल के प्रमुख मंदिर हैं
तिगवा का विष्णु मंदिर, आपसे पूछा जा सकता है कि तिगवा का विष्णु मंदिर किस काल में बना? जबलपुर मध्य प्रदेश। ये पूछा जा सकता है कहाँ पर है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। भुमरा का शिव मंदिर, नागौद मध्य प्रदेश। नचना कुठान का पार्वती मंदिर, मध्य प्रदेश। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, झांसी उत्तर प्रदेश। तथा ईंटों से निर्मित भितरगांव का लक्ष्मण मंदिर, कानपुर उत्तर प्रदेश आदि हैं। गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताएं। गुप्तकालीन मंदिरों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था, जिनमें ईंट तथा पत्थर जैसी अस्थायी सामग्री का प्रयोग किया जाता। आरंभिक गुप्तकालीन मंदिरों में शिखर नहीं मिलते थे। इस काल में मंदिरों का निर्माण ऊंचे चबूतरे पर किया जाता था, जिस पर चढ़ने के लिए चारों ओर सीढ़ियाँ बनी होती थी तथा मंदिरों की छत सपाट होती थी। मंदिरों का गर्भगृह बहुत साधारण होता था। गर्भगृह में देवताओं को स्थापित किया जाता था। प्रारंभिक गुप्त मंदिरों में अलंकरण नहीं मिलता था, लेकिन बाद में स्तंभों, मंदिरों के दीवार के बाहरी भागों, चौखटों आदि पर मूर्तियों द्वारा अलंकरण किया गया है। भीतरी गांव कानपुर स्थित विष्णु मंदिर नक्काशीदार है। गुप्तकालीन मंदिरों के प्रवेश द्वार पर मकर वाहिनी, गंगा, यमुना, शंख व पद्मा की आकृतियाँ बनी हैं। गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल में बना था? गुप्तों के काल में, ये पूछा जा सकता है, जिसमें गुप्त स्थापत्य कला अपनी परिपक्व अवस्था में थी। यह मंदिर सुंदर मूर्तियाँ, उड़ते हुए पक्षी, पवित्र वृक्ष, स्वास्तिक एवं फूल पत्तियों द्वारा अलंकृत है। गुप्तकालीन मंदिरों की विषय वस्तु रामायण, महाभारत और पुराणों से ली गई है। मुख्य शासकों के बारे में देख लेते हैं गुप्त वंश के। सबसे पहले है श्रीगुप्त, जिसने 240 से लेकर के 280 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा है घटोत्कच गुप्त, जो 280 से लेकर 380 तक जिसने शासन किया। तीसरा है चंद्रगुप्त प्रथम, 319 से लेकर 350 तक। चौथा है समुद्रगुप्त, 350 से 375 तक। पांचवा है रामगुप्त, 375 से 375 में। छठा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, 375 से लेकर 415 तक। सातवां है कुमारगुप्त, 415 से 455 तक। सातवां है स्कंदगुप्त, 455 से 467 तक। आठवां है नरसिंहगुप्त बालादित्य, 467 से 473 तक। नौवां है कुमारगुप्त, 473 से 477 तक। 10वां है नरसिंहगुप्त बालादित्य, 495 से लेकर 530 तक। तो आपसे ये सभी साम्राज्य, ये सभी राजा क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, अर्थात सबसे पहले किसने शासन किया, उसके बाद किस राजा ने शासन किया, और उसके बाद किस राजा ने शासन किया। आपसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन से राजाओं की सीरीज सही है, अर्थात क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में सभी को व्यवस्थित कीजिए और इनमें कौन कौन से सही है। तो इस प्रकार से ये पूछे जा सकते हैं। सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो धन्यवाद।